नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं मन की बात और मन की बात कार्यक्रम में आम जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश होती है ताकि उनका जल्द से जल्द निपटारा किया जा सके। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहले आपको ले चलते हैं राजधानी दिल्ली और दिल्ली से दिखा देते हैं किस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 30 से लगभग यहां पर कंटेनमेंट जोन बना दिए गए हैं और मुकम्मल तरीके से किस तरह प्रशासन जो है वो काम कर रहा है ये देखने वाली बात है, क्योंकि प्रशासन ने अब कमर कस ली है। अगर प्रशासन ने जिस तरह से कमर कसी है, इस पर आम जनता क्या कुछ विचार कर रही है, देखिए। सर देखिए, कोरोना को लेकर के जो गंभीरता है वो कहीं ना कहीं सरकारों के में नहीं है और आम लोगों में भी नहीं पाई जाती है। जैसे कि देखो, हम तो बस से भी यात्रा करते हैं, मेट्रो से भी करते हैं, आरटीबी से भी करते हैं। आरटीबी बसों की ये दुर्दशा है कि एक जो 5 से 7 आदमी बैठने चाहिए उसमें 15-15 आदमी, और उसमें मास्क लगा हो कि ना लगा हो ये तो शुरू से ही देखा जा रहा। तो मैं कहीं ना कहीं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये लोग गैर जिम्मेदाराना देख रहे हैं या इनकी रवैया सही नहीं है, कहीं ना कहीं इनकी नीयत साफ नहीं है। जैसे अभी छठ को लेकर के उन्होंने बोला कि कोरोना की गाइडलाइन है, लेकिन छठ पर भी भीड़ देखी गई, इनके देख रेख में भी हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मास्क जो है होना चाहिए, तो इसको लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इसमें सबकी लापरवाही है, जनता की भी है और सरकारों की भी है। ये ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें जिस तरह से पहले रहे थे, नहीं तो फिर 3-4 महीने के लिए लॉकडाउन लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। काम से जाएं, ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें। और पॉल्यूशन तो फैल रहा ही है, अभी दिवाली भी गई है और अभी क्या कह सकते हैं हम, अभी तक देखो धुंध है बहुत, सही है जी। इसलिए जितना कम से कम हो सके घर से बाहर निकले। बाजार मास्क वास्क जिस तरह से पहनते थे चालू करें। सख्त तो होना पड़ेगा दोबारा से। चलान वाले बीच में भी 2-3 दिन पहले आए थे काफ़ी, यहाँ तो कंट्रोल हो गया था मार्केट। अब फिर वही पहले की तरह हो गया, खिचड़ी पकना जैसे कहते हैं, खिचड़ी सब मिला जुला सरकार हो गया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं सरकार को बधाई देना चाहूँगा कि 100 करोड़ वैक्सीनेशन हो गए हैं। दूसरी बात वहीं पर है कि दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से धीरे धीरे करके जो बाज़ारें हैं वो खोल दिया, लेकिन अब जो है दिल्ली में कोरोना के जो मामले हैं वो अब बढ़ने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें फिर जागरूक होने की ज़रूरत है, और जागरूक होने के साथ ही साथ जो केंद्र सरकार या दिल्ली सरकार जो गाइडलाइन जारी कर रही है, जैसे मास्क लगाना है, सैनिटाइजर आपको साथ में लेकर के चलना है, आपको सामाजिक दूरी बना करके रखना है, तो इसको भी हमें फॉलो करना पड़ेगा। बीच में हम दिल्ली वासी थोड़ा सा लापरवाह ज़रूर हो गए थे, लेकिन अब कम से कम कोरोना के मामले दिल्ली में बढ़ने लगे हैं। तो एक बार हमको फिर जागरूकता और जिम्मेदारी के साथ हम लोगों को बिल्कुल सजग रहना है। और ख़ास तौर पर जो दिल्ली सरकार है, हाँ, उसकी मैं कुछ कमियां ज़रूर कहूँगा कि उसने जो साप्ताहिक बाज़ार थे वो खोल दिए, वो नहीं खोले जाने चाहिए थे। जो पॉश इलाके में जो दुकानें हैं, जो मार्केट है, उसमें उसको खोला जा सकता था, लेकिन साप्ताहिक बाज़ार में चूँकि भीड़ ज़्यादा होती है इसलिए उसको बिल्कुल नहीं खोला जाना चाहिए था। और मैं सरकार से मांग करूँगा कि साप्ताहिक बाज़ार को बल्कि बंद ही कर दिया जाए। चलिए अब आपको नोएडा लिए चलते हैं और नोएडा से दिखा देते हैं कि किस तरह से वायु प्रदूषण लगातार फैलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि मुकम्मल तरीके से अगर बात की जाए दिल्ली एनसीआर की, तो यहाँ पर पराली और साथ ही साथ दिवाली के पटाखे जलाने की वजह से काफ़ी प्रदूषण हो गया। लेकिन इस प्रदूषण को रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से जो कदम उठाए गए उस पर आम जनता क्या विचार कर रही है, देखिए। मैं नरेंद्र मोदी जी से एक अपील करना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमारे क्षेत्र में गाड़ियाँ बढ़ रही हैं लगातार, तो उस पर थोड़ा कंट्रोल किया जाए। और पॉल्यूशन से हमें बहुत नुकसान है, बच्चों के लिए बहुत हानिकारक है पॉल्यूशन। तो इसके सुझाव के लिए मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करना चाहूँगा कि स्मोक टावर लगाए जाएं और पॉल्यूशन को रोकने के लिए नई नई तकनीकी यंत्र लगाए जाएं, जिससे कि पॉल्यूशन कंट्रोल में आए और हम लोग सुरक्षित रहें। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यही कहना चाहता हूँ कि इस टाइम बच्चों की तबीयत इतनी ख़राब हो रही है हद से ज़्यादा। प्रदूषण से आँखों में लहर मारता है बाइक चलाते हैं तो, और जो पलाली जला रहे हैं लोग बाग अन्य प्रदेशों में, उस पर रोक लगाया जाए, क्योंकि उससे जलाने से प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है और आँखों में लगता है और उससे सूरज नहीं निकलता। सबसे बड़ी बात यह है।
मैं पीएम मोदी साहब से ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से वो हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इस क्षेत्र में थोड़ा सा और अगर ध्यान देंगे तो मुझे उम्मीद है कि यह पॉल्यूशन आने वाले टाइम में बहुत ही कम हो गया। जो कि पिछले साल प्रदूषण था, आज की डेट में देखिए तो वो बहुत कम है। मोदी साहब ने बहुत ही कदम अच्छे सराहनीय उठाए हैं। अभी आप ये देखिए कि जैसे कि एक टावर उन्होंने लगा दिया है यहाँ पर, अगर इसकी जगह पर जगह जगह पर टावर लगा दिए जाएं स्मोक सकिंग के, तो इससे भी प्रदूषण कम होगा। और प्रदूषण कम होने से लोगों के अंदर बीमारियां आदि ये नहीं फैलेंगी। और सरकार के साथ साथ हर नागरिक का भी फ़र्ज़ होता है कि वो सरकार का साथ दे, ये हमारी भी जिम्मेवारियां हैं। जैसे कि मान लीजिए, देखिए मैं ही हूँ, मेरे घर में 4-4, 5-5 गाड़ियाँ हैं, पर क्यों? इन गाड़ियों पे भी कंट्रोल होना चाहिए कि जिससे कि प्रदूषण कम ना हो। पहले सारे गली में 2 गाड़ियां होती थी, आज आप देखिए कि एक घर में 4-4, 5-5 गाड़ियां हैं, तो प्रदूषण बढ़ेगा कैसे? नहीं बढ़ेगा। मेरा कहना तो ये है, जो लोगों के पास 4-4, 5-5 गाड़ी चला रहे हैं, 4-4, 5 गाड़ी ना चला कर अपनी एक गाड़ी चलाएं, उसमें यूज़ करें। प्रदूषण का कारण तो गाड़ी भी है, गाड़ी चल रही है ना, तो गाड़ी के कारण ही प्रदूषण है ये। और जो पटाखे फूटने दिवाली के सबसे ज़्यादा मेन इशू ये है। और पुराल वाला सिस्टम है जो यूपी में, अपने पंजाब में, हरियाणा में जैसे पुराल जलाते हैं, उसका प्रदूषण अपने यूपी में आ रहा। तो ये ना आना चाहिए। मेरा तो मोदी जी से हाथ जोड़ कर निवेदन ये है, जैसे DND पे स्मोक लगा रखा है प्रदूषण हटाने के लिए, वो मोदी जी को यहाँ अपने जगह जगह जो ज़िले में देना चाहिए, करना चाहिए, जो ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। तो मेरा तो हाथ जोड़ के मोदी जी से निवेदन ये है, जगह जगह जो पॉल्यूशन का सिस्टम जो ख़त्म हो जाए। चलिए अब आपको लखनऊ लिए चलते हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरह से सियासत गरमाई हुई है वो आपको दिखा देते हैं। 2022 के चुनावों को मद्देनजर रखते हुए हर एक सरकार यहां पर काम करती हुई नजर आई, लेकिन हर एक पार्टी अपनी पैठ बनाने के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है। और अगर सरकार की बात करें तो भाजपा सरकार भी अपनी उपलब्धियां गिनाने में लगी हुई है, उसके साथ ही विपक्ष भी लगातार हमलावर हुआ है। आम जनता क्या कुछ विचार कर रही है, देखिए। योगी सरकार बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रही है, लेकिन धरातल पे जो है उन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा जैसे है और अन्य मुद्दे जो हैं वह बहुत बढ़ चढ़ के बात तो कर रहे हैं, लेकिन धरातल पे ऐसा दिख नहीं रहा है। और इस में सबसे ज़्यादा परेशान आम जनता है। प्रदेश में लाखों की संख्या में शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, उनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा है, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। फैसले जहाँ जौन ले रही हुए वो तो अच्छी ही बात है। मेन चीज़ 2 साल से हम बहुत परेशान हैं, हमारा काम नहीं हो रहा। 4 बार हम एप्लीकेशन मुख्यमंत्री जी थे यहाँ जनता दरबार में दिए थे, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहाँ सारी लोग बोलते हैं जाइए मुख्यमंत्री जी से या सभासद से करवाइए, वहाँ कोई सुन ही नहीं रहा, ना मुख्यमंत्री सुन रहा। 2 साल से वो दिल्ली में ऐसा चीचा लाता। अभी भाई हम तो जौन हैं बीजेपी से हैं, हम तो बीजेपी से हैं। मेन चीज काम नहीं हुआ, इसलिए कोई मायावती शासन में बहुत टाइट शासन था, मायावती था। जैसे मसाला खुला है और स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार ये बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग पढ़ाई करके घूम रहे हैं, कोई रोजगार नहीं मिल पा रहा है। और अगर देखा जाए तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यही विनम्र निवेदन है कि कुछ ऐसा करें कि हम लोगों का भी जीवन संवर जाए। गौशालाओं के लिए इतना पैसा दे रहे हैं, उतना पैसा अगर हम लोगों को दिया जाए। राशन जो फ्री किया वो हम लोगों का ही राशन हम लोगों को मिल रहा है। डीजल अब आपने सस्ता कर दिया, चुनाव आने वाला है, चुनाव के बाद हो सकता 12 के बजाय 24 रुपये आप बढ़ा दें। जनता की राय यही है कि बार बार वही काम हो रहा है और महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई पे कोई ख्याल नहीं हो रहा है। भाई यही बात है सारी। 2022 में किसकी सरकार देखा जाता है? वैसे तो देखा जाए तो अखिलेश की सरकार लग रही है 22 में। हमारी राय यही है कि जो इंसान का जनजीवन इस समय अस्त व्यस्त चल रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, इसके ऊपर जो सरकार काम करे, सही मायनों में उसी सरकार को सत्ता में आना चाहिए। और जिस हिसाब से गरीब आदमी इस समय खा पी नहीं पा रहा है, कमाई नहीं कर पा रहा है, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते चले जा रहे हैं, तो जो सरकार इसको काबू में कर सके, सही मायनों में वही सरकार सत्ता में आने लायक है। चलिए अब
आपको हरियाणा लिए चलेंगे और हरियाणा सरकार किस तरह से विकास और रोजगार को लेकर काम कर रही है वो आपको दिखा देते हैं। एक्शन मोड में सरकार देखी जा रही है और उसके साथ ही आपको बताते चले कि मनोहर लाल खट्टर की तरफ से ये भी कहा गया है कि युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। 75% युवाओं के लिए रोजगार की पूरी तरह से उपलब्धियां जो है वो सरकार यहाँ गिनाती हुई नजर आ रही है, देती हुई नजर आ रही है। लेकिन आम जनता क्या कुछ विचार कर रही है, देखिए। लाभ तो मेरे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि जो बाहर से आए हैं उन्होंने भी अपना एजुकेशन किया, पढ़ाई लिखाई की, लेकिन जब पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी उसे कुछ ना मिले तो फ़ायदा नहीं है ना। तो रोज़गार तो बाहर वालों को मिलना चाहिए। 25% की जगह टोटल 100% जितने भी लोग हैं उन सबको रोज़गार मिलना चाहिए। हरियाणा के भी हो, यूपी के हो, कहीं भी हो। क्योंकि इंडिया तो एक ही है, इंडिया में तो हर जगह भी रोज़गार। हाँ, नुकसान तो होगा, क्योंकि वहाँ से आएंगे यहाँ पर रहेंगे तो यहाँ पर रहने की दिक्कत, खाना पानी हर चीज़ का यहाँ पर प्रॉब्लम ही है। तो वो रहेगा ना रहेगा, यहाँ से आने जाने में इतना प्रॉब्लम होगा उसे, तो दिक्कत तो है ही। रोज़गार तो मिलना चाहिए ना। हाँ सर, को फ़ायदा तो मिलेगा इस चीज़ से, रोज़गार मिलेगा इन चीज़ों से, नए लड़कों को, युवकों को अच्छी वादा है। आप कहाँ से हैं, कैसे, आपको कितना इससे फ़ायदा मिलेगा? हम तो बाहर से, पर फ़ायदा ही मिलेगा। अब हमने जॉब करते हैं इधर ही, हमको फ़ायदा मिलेगा। बेनिफिट तो क्या कुछ कहेंगे ऐसी योजनाओं पर सरकार के लिए? ना, अच्छी है सरकारी योजना, कोई दिक्कत नहीं है। सही है सर। जो बाहर के बच्चे हैं उन पे तो काफ़ी प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ का। जो बाहर से आते हैं, यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, रह रहे हैं, वो तो बेरोजगार हो जाएंगे यहाँ पर। इससे जो बाहर के बच्चे हैं उन तो बहुत प्रभाव पड़ेगा इस चीज़। हाँ, हरियाणा के लड़कों को तो फ़ायदा होगा क्योंकि उनको रोज़गार मिलेगा, लेकिन जो बाहर के बच्चे रह रहे हैं यहाँ पे उन पे तो बहुत प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ का। ज़्यादातर यहाँ अदर स्टेट के रह रहे हैं, वही ड्यूटी कर रहे हैं, उनसे तो रोज़गार छिन जाएगा। इस भैया देखो, इस बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैं बोलूँगा जब मिल जाएगा, बिकॉज मैं हरियाणा का ही हूँ, ठीक है, और मेरा ग्रुप है, एक ग्रुप सर्कल है, हम सब बैचलर हैं, ठीक है, 2-4 मैरिड भी हैं, लेकिन सब जॉबलेस हैं। लेकिन जब एक आध को या 2-4 जन को अगर जॉब मिल जाएगी तब हम बोलेंगे। देखो, मोदी जी तो कर रहे हैं, खट्टर जी भी कर रहे हैं और योगी जी भी कर रहे हैं, लेकिन जो बीच के दलाल है ना, वो हम तक नहीं पहुंचने दे रहे। चलिए अब आपको चंडीगढ़ लिए चलते हैं और पंजाब सरकार किस तरह से एक्शन मोड में देखी जा रही है वो आपको दिखा देते हैं। आपको बताते चले कि पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार कटौती कर दी गई है और चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार ने किस तरह से अहम कदम ये उठाया है, ये देखने वाली बात है। लेकिन आपको ये भी बताते चले कि पंजाब में जैसे ही यहाँ पर पेट्रोल के और डीजल के दामों में कटौती की गई है तो कहीं ना कहीं आम लोगों ने राहत की सांस जरूर ली है। क्या कुछ कहना है आम लोगों का, देखिए। पंजाब सरकार जो चन्नी की नवी सरकार है, उन्हें जो ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘਟਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। पर ये नाल एक होर बहुत बड़ा सवाल है पंजाब सरकार दे, चाहे चन्नी साहब हैं चाहे नवजोत सिंह सिद्धू हैं, वो रोज़ बयान दे रहे हैं भी असी लैंड माफिया, असी पेट्रोल माफिया, असी सैंड माफिया, तो कल वड़िंग साहब का है भी ट्रांसपोर्ट माफिया ने करोड़ों रुपए का घोटाला किया, असी उन्होंने नकेल कस रहे हैं। पर किया कि नहीं है, चाहे वो कांग्रेसी सरकार च होया चाहे वो अकालियों की सरकार च होया तो लीडर ने किया, कोई आम बंदे का किया नहीं। पर इदों भुगत कौन बंदा रहा, कौन बंदे ते असर पै रहा, बेरोजगारी वो झल रहे है, महंगा रेता आम बंदा खरीद रहा है। जे लीडर एक दूए नूं या तो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं उन्होंने ते कार्रवाई करन। बार बार मीडिया च लिया के क्या सुनेहा देना चाहते हैं, साडी समझ तो बाहर है। एक साडे सीएम साहब सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी का एक बहुत शलाघायोग कदम है, जिहड़ा कि उन्होंने 10 रुपए पेट्रोल ते 5 रुपए डीजल के रेट घटाए ने, और इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा लोगों च उत्साह पाया गया है भी एक बहुत वधिया कदम होया जो कि पिछले 70 सालों कदे भी नहीं होया। जद कि आप देखते हैं भी पेट्रोल तो कदे 10 रुपए 5 रुपए वध गया, कदे 50 पैसे वधाता, घटिया कदे भी नहीं। और पहली बार होया भी दिल्ली नालों भी घट रेट अज साडे पंजाब दे विच साडे सीएम साहब की बदौलत
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਘਟੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਖੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਧੀਆ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਇਹੀ ਉਪਰਾਲੇ ਸਕੀਮਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਵੇਂ ਕੱਢਦੀ ਰਹੀ, ਅੱਛੇ ਕੱਢਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਨਾਰਮਲ ਰਾਸ਼ਨ ਜੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 200 ਰੁਪਏ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਬਜਟ ਹਿੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਕੱਢੋ, ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੜੇ ਬਿੱਲ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਕੁਐਸਟ करना चाहूँगी। चलिए अब आपको लिए चलते हैं देहरादून और देहरादून से दिखा देते हैं किस तरह से उत्तराखंड सरकार काम कर रही है। पुष्कर सिंह धामी लगातार संकल्पबद्ध दिख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए उत्तराखंड को, लेकिन अब यहाँ पर किस तरह से काम चल रहा है ये आपको दिखा देते हैं। लगातार आप देखिए विकास के मुद्दे किस तरह से यहाँ पर सामने आ रहे हैं, विकास की राह पर राज्य को लेकर जाने की कोशिश हो रही है। क्या कुछ सोच रही है आम जनता, देखिए। ये इसमें कुछ भी नहीं है। 2022 का चुनाव अनकरीब है, सिर्फ चुनाव को देखते हुए बीजेपी सरकार इस एक्शन में है। जिस तरीके से आपने देख रखा है, सारे उत्तराखंड ने देख रखा है, हर महीने हर 2 महीने में मुख्यमंत्री चेंज हो रहा है, कुछ भी नहीं है। 2022 का चुनाव है और इस टाइम देखते हुए जनता जिस तरीके से परेशान है और जो भी आज की डेट में माहौल चल रहा है सारा 2022 के चुनाव को देखते हुए चल रहा है। बिल्कुल ये बात अब हमारे संज्ञान में आई है अभी कि हमारे जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं बहुत बढ़िया एक्शन मोड में है इस समय। और यहाँ तक की बात है कि मतलब जो हमें महसूस किया जा रहा है कि निचले वर्ग से, यानी जो आखिरी व्यक्ति प्रदेश का, वो कहीं किसी स्कीम से किसी भी समस्या से जो है जूझे ना और हर समस्या का समाधान उस व्यक्ति तक पहुँचे। और अभी जो जानकारी नहीं मिली है पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा और उनका जो निर्णय है बहुत ही सराहनीय है। निर्णय ये लिया गया है कि पूरे भारत में हमारा जो राज्य उत्तराखंड है उसको सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की तैयारी है, जो कि उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत ही खुशखबरी और बहुत ही ज़बरदस्त खबर है। और हम चाहते हैं कि लगातार जिस तरीके से उनका प्रयास है लगातार उन्हें सफलताएं मिलती रहें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जिस दिन से भी मुख्यमंत्री बने हैं उसी दिन से एक्शन मोड में हैं और लगातार विकास के लिए काम कर रहे हैं। और वर्तमान सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है, उसने भ्रष्टाचार चाहे किसी लेवल का हो उसे बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। लगातार लोग जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं वो जेल भी जा रहे हैं। आपने देखा होगा RT-PCR जो जांच थी उसमें जेल जा रहे हैं लोग। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने शिक्षा मित्रों के लिए एक तोहफा दिया है, उनमें उनकी वेतन बढ़ाया है। इसके अलावा जो राज्य आंदोलनकारी थे उनका पेंशन बढ़ाया है, इजाफा किया है पेंशन में। होमगार्ड की भर्ती की है जिससे सुरक्षा का भाव हर व्यक्ति के अंदर आना चाहिए, इसलिए होमगार्ड की भर्ती की गई है, उनके अधिकारों में बढ़ोतरी की गई है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री सोलर
मुख्यमंत्री 1600 रोजगार योजना चालू की है, जिससे कि हमारा जो बिजली जो प्रदेश की बिजली है उस पर वो जो खपत है उस पर कम भार रहेगा। इसके अलावा व्यक्ति उसका उत्पादन करके, बिजली का उत्पादन करके अपना रोजगार पैदा कर सकता है। ऐसा इसके अलावा कन्याधन योजना, गौरी देवी कन्याधन योजना चलाई है, जिसमें कन्याओं के लिए उत्तराखंड प्रदेश के निवास करने वाली कन्याओं के लिए अलग अलग योजनाएं चलाई हैं मुख्यमंत्री जी ने। हमारे जो राज्य में जब से ये नए पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने, जब से लगातार यहाँ के प्रदेश के लिए अच्छे कार्य और नए कुछ योजनाएं और नए फैसले लिए जा रहे हैं, और यहाँ के युवाओं को भी काफ़ी रोज़गार से जोड़ा जा रहा है, और वो हमेशा यहाँ के हित के कार्य के लिए लगे हुए हैं। और यहाँ पे जब से इन्होंने यहाँ पे एंट्री करी है मुख्यमंत्री के रूम में, जब से जैसे भी एक तरह से मैच होता है T20 और चौके छक्कों की जैसे बरसात होती है, उसी तरह से नए नए फैसले कुछ ना कुछ नए एक्शन में आ जाते हैं हमेशा, और अच्छा हित कार्य कर रहे हैं। और उस चीज़ के लिए हमारी तरफ से ये रहेगी प्रदेश की जनता से कि क्या बोलते हैं, आगे के लिए और भी हित कार्य करें, और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर्वश्रेष्ठ बनाने की बात कर रहे हैं, जो संकल्पना की बात कर रहे हैं, संकल्पना कोई भी होती है वो शुरू में होती है। जब सरकार कोई संकल्पना नहीं की तो कैसे सरकार बनाई, उस संकल्पना के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आज जब पूरी सरकार अपना समय बिता ली है, इसके बाद संकल्पना की बात कर रही है। जिस संकल्पना में भाजपा काम करने के लिए बात कर रही थी, जो हम मेमोरेंडम दी थी, जो उद्देश्य दिया था, उस पर दूर तक कहीं काम नहीं कर रही है। आज नई स्थिति बनी है और नई देश में बेरोजगारी की बात, महंगाई की बात आ रही है, तो फिर संकल्पना की बात कर रहे हैं। जबकि हर पार्टी की जो संकल्पना होती है प्रारंभ में ही तय होती है कि हम ये काम करेंगे, ऐसे करेंगे, निर्धारित अपना मेमोरेंडम होता है, उसके अनुसार काम करते हैं। लेकिन इनके द्वारा इस प्रकार का कोई भी स्टेप नहीं लिया गया। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमको पहली बार इतना युवा मुख्यमंत्री मिला है, और ये बहुत लंबे समय से ड्यू था। और जिस तरह से वो मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार कड़े फैसले ले रहे हैं शासन व्यवस्था को सुधारने के लिए, सरकार का चरित्र सुधारने के लिए, अधिकारियों को जिस तरह से वो काम पे लगा रहे हैं, और जिस तरह से सरकार की योजनाएं सीधे आम जनता तक पहुंच रही है, जिसका पहले बहुत अभाव दिख रहा था, वो उससे लगता है कि सरकार का चरित्र बिल्कुल बदला हुआ है। चलिए अब आपको जम्मू कश्मीर लिए चलेंगे, और जम्मू कश्मीर में भी किस तरह से विकास करवाया जा रहा है ये आपको दिखा देते हैं, क्योंकि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से सरकार काम करती हुई नजर आ रही है। केंद्र शासित प्रदेश के अंदर एलजी प्रशासन काम करता हुआ नजर आ रहा है। चारों तरफ विकास की एक पहल देखी जा रही है, लेकिन इस पर आम जनता क्या कुछ विचार कर रही है, देखिए अगर मैं अपने तरीके से बोलूँगा तो जम्मू कश्मीर के अंदर किसी तरह की जो डेवलपमेंट की गंगा है वो नहीं बह रही है। आज सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की और भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की तरफ से जो जहां पे ब्यूरोक्रेट्स भेजे गए हैं, आज उनकी जो है उनकी गंगा हम कह सकते हैं कि बह रही है। आज वो लोग जो हैं वो अच्छी खासी जो है वो कमाई यहां से कर रहे हैं। आज आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर डेली पेजर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, कंट्रैक्चुअल टीचर्स, लेक्चरर्स, NYB, BSF के एस्पिरेंट्स, फार्मासिस्ट, रैबरे खेल के लोग जो हैं वो आज सड़कों पर हैं। आज उन लोगों ने अपने गुस्से का प्रदर्शन जो है हमारी जम्मू की बेटियों ने बूट पॉलिश करके सड़कों पर सरकार को दिया, कुलचे बेच कर दिया, सब्जियां बेच कर दिया, फ्रूट बेच कर दिया। आज केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये गहरी निंद्रा में सोई हुई है। देखिए, जम्मू कश्मीर जब से 317 एब्रोगेट हुआ है तब से वो यूटी है, और डायरेक्ट जो उसका लिंक है वो केंद्र सरकार के साथ है। मरकज़ की सरकार जो है टूरिज़्म को लेके मैं ऐसा मानता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। ख़ासकर मैं बात करूँ जम्मू खिते की तो उसको लेके हाल ही में हमने देखा आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, और जम्मू के जगह जगह जो स्थान है उसको उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से धूमधाम से रंगीन कलरफुल लाइट से सजाया है। मैं चाहे कश्मीर की बात करूं, आई लव श्रीनगर, वहाँ पे जो एक सेल्फी पॉइंट बना है, आई लव जम्मू जो एक जनरल बस स्टैंड के सामने सेल्फी पॉइंट बना है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए ही हैं। और दूसरी तरफ मैं बात करूं, अगर आप देखें कि सुचेतगढ़ में
हाल ही के दिनों में जो है रिच सेरेमनी का वहाँ पे जो है परेड की शुरुआत की गई, तो वो भी टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए ही ये सारी शुरुआतें की गई हैं। हालांकि इसके साथ साथ बड़े सारे ऐसे और कार्य हैं जिसको करने की ज़रूरत है, खासकर जम्मू संभाग की मैं बात करूं, क्योंकि जहां पे सिर्फ टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए एक दो स्थान को प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं है। मानसर, सुनीसर, पत्नीटॉप, इस तरह के और बड़े सारे दूर दराज के जम्मू के इलाके हैं जिसको हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है। जैसे कि आपने बोला कि केंद्रीय सरकार द्वारा विकास की बात की जा रही है, हम विकास की बात करें तो विकास तो हमें देखने को मिल नहीं रहा। हम जिस तरह से जम्मू कश्मीर को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, स्मार्ट सिटी बनाने के लिए यहाँ पर बोर्ड्स वगैरह लगाया है, यहाँ पर आई लव जम्मू लगाया गया है, वर्टिकल गार्डन बनाया गया, बट जो मेन मसला है लोगों का यानी सड़क, बिजली, पानी, उस पर सरकार द्वारा बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा। आप देख सकते हैं जगह जगह पर लोग सड़क की खस्ता हालत से परेशान हैं, लोग पानी को लेकर जूझ रहे हैं, लोग बिजली की परेशानी से। तो मैं सरकार से सिर्फ एक ही अपील करना चाहूँगी कि ये सब बनाने से पहले उनकी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है उस पर ध्यान दिया जाए, लोगों की सड़क की मुरम्मत करवाई जाए, उनको पानी उपलब्ध करवाया जाए और साथ ही साथ बिजली की आपूर्ति उन्हें प्रदान की जाए। तो अगर बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो जम्मू कश्मीर सरकार को एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान देना चाहिए। आप देख सकते हैं कि लगातार कई छात्र यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, कई लोग यहाँ पर जॉब्स के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हें इतने परेशान हैं। तो मैं प्रशासन से सिर्फ एक ही अपील करना चाहूँगी कि लोगों की समस्याओं पर ध्यान दें और उन्हें सुलझाने का प्रयास करें। जिस तरह से हमने देखा है केंद्र सरकार जब आर्टिकल 370 हटने के बाद हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जम्मू और कश्मीर के लिए काफ़ी सीरियस हुई है। हाल ही में हमने देखा जम्मू और कश्मीर में 70 से भी ज़्यादा जो नेता हैं वो दिल्ली से जम्मू आए और उन्होंने अलग अलग जगहों पर जम्मू कश्मीर का दौरा किया और साफ तौर पर ये लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार गंभीर हुई है इन समस्याओं को हल करने के लिए जो जम्मू कश्मीर में काफ़ी देर से पनप रही थी, चाहे वो टेररिज्म का मसला हो, चाहे वो हमने देखा है कई बार इस तरह की परेशानी होती थी कि कश्मीर को ज़्यादा फेवर किया जाता था पर जम्मू को नहीं होता था। वो सारी चीज़ों पर अमित शाह ने भी कहा, तो लगता है कहीं ना कहीं सरकार संजीदा हुई है। बट कुछ एरियाज़ में अभी भी सरकार को मुझे लगता है काम करने की ज़रूरत है। जैसे हमने देखा है अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट का रेट काफ़ी ज़्यादा 21.6% इस बार रिकॉर्ड किया गया, तो उस पर सरकार को गौर करने की ज़रूरत है। बाकी हम ओवरऑल अगर सिनेरियो देखें तो एक चेंज जो है, बदलाव ज़रूर आया है। पर टूरिज़्म की बात करें, जिस तरह से लगातार हाल ही में आइकॉनिक वीक हुए और इस तरह के कई सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं जिसकी वजह से लगता है कि टूरिज़्म जम्मू और कश्मीर का दोनों का लगातार जो है वो टूरिज़्म सेक्टर जो है वो ग्रो कर रहा है। पर उन लोगों को भी थोड़ी सी उम्मीद है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या फिर टूरिज़्म सेक्टर से जुड़े हैं, 2 साल जो कोरोना की मार उन्होंने झेली है उसके लिए भी कुछ अगर राहत का पैकेज उनको मिलता है तो मुझे लगता है कि वो जो तरक्की है उसमें 4 चांद लग सकते हैं। चलिए, तो फिलहाल आपने देखा मन की बात कार्यक्रम में आम जनता के सवालों को किस तरह से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की गई है और आशा यही की गई है कि जल्द से जल्द इनका निपटारा भी हो। जहां पर आम लोगों को समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं वहां पर सरकार की नज़र पहुंचे और जल्द से जल्द उसे सुलझाया जाए। फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।